नमस्कार दोस्तों, टुडे वी विल एक्सप्लेन ऑन जिप्सम प्लास्टर। तो चलिए देख लेते हैं जिप्सम प्लास्टर का इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स। क्या क्या इम्पोर्टेंस है, बेनिफिट्स है। जिप्सम प्लास्टर आज का टाइम पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत वाइडली इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ट्रेडिशनल सीमेंट मोटर को रिप्लेस कर सके। इसका कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है। इसमें क्या है कि आज का टाइम पे बहुत सारा मास हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो हाई राइज बिल्डिंग जो भी हो रहा है, वहाँ पे रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। रैपिड कंस्ट्रक्शन का कारण इसका कंस्ट्रक्शन स्पीड चाहिए, और जिप्सम मटेरियल में क्या है कि कंस्ट्रक्शन स्पीड बहुत अच्छे से दे पाते हैं। जो भी अपना कंस्ट्रक्शन प्रोसेस उसको फास्टर बना देता है, मटेरियल वेस्टेज कम कर देता है, लेबर का जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर देता है, हायर प्रोडक्टिविटी मिल जाता है। तो इसी कारण जो सीमेंट मोटर है उसको रिप्लेस करके जिप्सम मोटर लाया जा रहा है। बस इसके कुछ डिसएडवांटेज ऐसे है कि उसको हम लोग ड्राई एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं और डैम्प एरिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी एक डिसएडवांटेज है। बाकी और बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी है इसका, जैसे कि फायर रेजिस्टेंस होता है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है, गुड एकॉस्टिक इंसुलेशन होता है, क्रैक रेजिस्टेंस होता है, और ग्रीन प्रोडक्ट होता है। जो भी मटेरियल इस्तेमाल करता है वो इको फ्रेंडली होता है। तो इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। और डिसएडवांटेज एक है, जो वो ड्राई एरिया में सिर्फ इस्तेमाल करना होता है, ना कि डैम्प एरिया में। जैसे कि बेनिफिट्स हम आपको टेबल में दिखाने का कोशिश किए हैं। आप देख सकते हैं कि रैपिड कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपको पहले ही हम बताए हैं, इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्यूरिंग प्रोसेस है वो कम हो जाता है, और मटेरियल वेस्टेज कम हो जाता है, और लेबर कॉस्ट या उसका जो हैंडलिंग कॉस्ट वो कम हो जाता है। डायरेक्ट पेंट होने का वजह से वहाँ पे जो टाइमिंग कंज्यूम करता है तो वो कम हो जाता है, और बहुत फिनिश भी अच्छा देता है, लाइट वेट है, गुड फायर रेजिस्टेंस है, गुड थर्मल इंसुलेशन है, साउंड प्रूफ का काम करता है, क्रैक रेजिस्टेंस कर लेता है, पानी को बचा लेता है, वेस्टेज बचा लेता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये सब बहुत सारा बेनिफिट्स हैं। हम एक एक करके बेनिफिट्स ऐड करवाए हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, आप रीड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टर, पिछले वीडियो में हम दिखाए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टर कैसे किया जाता है, कैसे होता है। हम इसमें एक थोड़ा सा और एक बार ऐड कर दिए ताकि आपको याद रहे कि कितना टाइप ऑफ फिनिशिंग होता है, कितना टाइप ऑफ एप्लीकेशन सरफेस होता है, कितना टाइप ऑफ मटेरियल होता है। तो हम आपको नॉलेज के लिए इसको ऐड करवा दिए, आप रीड कर सकते हैं। इसके कुछ फोटोज आप देख पाएंगे अकॉर्डिंग टू फिनिशिंग, मतलब टॉप फिनिशिंग हम लोग देते हैं प्लास्टर का, उसके अकॉर्डिंग कुछ फोटो से देख सकते हैं। मेन अभी जो कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सब कोई बोलता है पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम प्लास्टर का जो मटेरियल है बोथ आर सेम, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग और यूटिलाइज के अकॉर्डिंग बोथ आर नॉट सेम। हम क्यों ऐसे बोल रहे हैं? अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इसके यूटिलाइजेशन प्रोसेस, तो दोनों बहुत अलग अलग मटेरियल है, लेकिन इसका बहुत नेग्लिजिबल रीजन के कारण इसको हम लोग एक ही मटेरियल बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए ये एक ही मटेरियल नहीं है। जैसे कि हम लोग जिप्सम मटेरियल क्वारी से निकालते हैं, फिर जिप्सम स्टोन रहता है, वो जिप्सम स्टोन को हम लोग ग्राइंड करके छोटा स्टोन में बनाते हैं, फिर उसको पाउडर फॉर्म देते हैं, जिसका जो फॉर्मूला है, जो केमिकल फॉर्मूला है, CaSO4 2H2O। उसके बाद हम लोग उसको कैल्कुलेशन करते हैं। करने के टाइम पे 120 से 150 डिग्री सेल्सियस में उसको हीट किया जाता है, और उससे डिहाइड्रेशन किया जाता है। डिहाइड्रेशन करने के बाद हम लोगों को मिल जाता है हेमीहाइड्रेट जिप्सम, जो एक्चुअली प्योर मटेरियल है, जिसका केमिकल नेम है CaSO4 ½ H2O। इसमें क्या है, वाटर डिहाइड्रेशन किया गया है। ठीक है, जो ये जो मटेरियल है हम लोगों को पीओपी है, और इसके साथ जब हम लोग कुछ एडिटिव्स ऐड करते हैं, जैसे कि पीओपी मटेरियल मतलब हेमी हाइड्रेट जिप्सम जो मिले, उससे हम लोग एडिटिव्स ऐड करते हैं, एग्रीगेट ऐड करते हैं। एज पर IS 2547 में दो एग्रीगेट ऐड करने के लिए बताया गया है, जो एज नेमली भार्मिकुलेट और परलाइट। इन्हीं दोनों का अंदर कोई एक स्टोन एग्रीगेट को इस्तेमाल किया जाता है और एडिटिव्स ऐड किया जाता है,
ताकि हम लोग जिप्सम प्लास्टर मिल जाए। पीओपी में अगर कुछ एडिटिव्स ऐड किए हैं, जो हम लोग को हेमी हाइड्रेट जिप्सम मिला, उसमें अगर कुछ एडिटिव्स और एग्रीगेट ऐड किए तो वो हो जाता है जिप्सम प्लास्टर मटेरियल, और जिसमें कुछ ऐड नहीं किए वो हो जाता है पीओपी मटेरियल। और दोनों मटेरियल में जब भी पानी ऐड होता है तब भी वो फिर से बिफोर कैल्सिनेशन वाले जो मटेरियल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। दोनों का यूजेस अब देख सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा डेकोरेटिव वर्क, हेवीली डेकोरेटिव वर्क, मोल्डिंग, फॉल सीलिंग, तो इसका केस में पीओपी इस्तेमाल किया जाता है। और नॉर्मल जो दीवार फिनिश है, सीलिंग प्लास्टर है, उसका केस में हम लोग जिप्सम प्लास्टर यूज करते हैं। आप राइट साइड में तीन फॉर्मूला भी देख सकते हैं। हम देखने की कोशिश किए हैं कि फर्स्ट फोटो में आपको जिप्सम देखने को मिलेंगे, फिर वहां से हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, और वो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम लोग फिर से ऐड करेंगे तो फिर से जिप्सम वाला जो फर्स्ट मटेरियल है उसमें आ जाता है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएंगे। तो बोथ आर टेक्निकली नॉट सेम मटेरियल, बट हम लोग इसका जो यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन है और इसका जो मटेरियल है एक ही जगह से माइनिंग किया जाता है और एक ही तरीका से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको एक ही मटेरियल बोलते हैं। इसका बहुत नेग्लिजिबल रीजन है, वो अब हम आपको बता ही दिए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कंपैरिजन टेबल विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्या है कि जिप्सम प्लास्टर और सीमेंट प्लास्टर का जो भी डिफरेंस है वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू मटेरियल देखा जाए, जिप्सम प्लास्टर जो है कैल्शियम सल्फेट है, और सीमेंट प्लास्टर सीमेंट सैंड और वाटर का मिश्रण होता है। सेटिंग टाइम जिप्सम प्लास्टर का केस में वेरी फास्ट होता है, और सीपी का केस में बहुत स्लो होता है। जीपी का केस में आपको क्यूरिंग नहीं करना होता है, और सीमेंट का केस में आपको क्यूरिंग करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इसमें क्रैक आ जाएंगे। सरफेस फिनिशिंग जिप्सम प्लास्टर प्लास्टर में बहुत स्मूथ होता है और रेडी टू पेंट होता है, जो सीमेंट प्लास्टर केस में रफ होता है। इसीलिए हम लोग को पुट्टी का रिक्वायरमेंट होती है ताकि स्मूथ सरफेस मिल जाए। ड्राइंग टाइम जिप्सम प्लास्टर में 1 से 2 दिन में हो जाता है या 3 दिन में हो जाता है। सीमेंट प्लास्टर केस में 7 से 28 दिन लग जाता है। क्रैक फॉर्मेशन का चांसेस जिप्सम प्लास्टर केस में बहुत कम होता है और सीमेंट प्लास्टर केस में बहुत ज्यादा होता है। मॉइस्चर रेसिस्टेंस में जिप्सम प्लास्टर थोड़ा पुअर होता है, सीमेंट प्लास्टर थोड़ा सा हाई होता है, अच्छा होता है। फायर रेसिस्टेंस में जिप्सम प्लास्टर थोड़ा अच्छा होता है, सीमेंट प्लास्टर थोड़ा सा और भी अच्छा होता है। और जिप्सम प्लास्टर का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जिप्सम प्लास्टर हम लोग इंटीरियर और सीलिंग वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि डैम्प एरिया में। लेकिन सीमेंट प्लास्टर हम लोग इंटीरियर, एक्सटीरियर, डैम्प वर्क, डैम्प डैम्प एरिया, ड्राई एरिया, हर जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें प्लास्टर का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीमेंट प्लास्टर का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। जिप्सम प्लास्टर का एडवांटेजेस ये है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि फास्ट वर्क कंप्लीशन। जिप्सम प्लास्टर के केस में पानी का जरूरत नहीं पड़ता है, तो क्यूरिंग करने का जरूरत नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, और लाइट वेट होने के कारण इसका स्ट्रक्चरल लोड बहुत कम हो जाता है। और सीमेंट प्लास्टर के केस में इसमें एडवांटेजेस क्या है कि इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मायने रखता है। सीमेंट प्लास्टर में स्ट्रेंथ बहुत अच्छा देते हैं, मटेरियल कॉस्ट थोड़ा कम होता है, और वेट एरिया ड्राई एरिया दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज अगर देखेंगे, जिप्सम प्लास्टर का डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो डैम्प एरिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओनली ड्राई एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो मटेरियल कॉस्ट है हाई होता है, लोअर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है। और इसका डिसएडवांटेज मतलब सीमेंट प्लास्टर का डिसएडवांटेज अगर देखेंगे तो लॉन्गर कंस्ट्रक्शन होता है, क्यूरिंग टाइम, सॉरी क्यूरिंग का जरूरत पड़ जाता है जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, कंजम्पशन हो जाता है, और क्रैक आने का चांसेस ही बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर वन लाइन में हम लोग अगर देखेंगे तो जिप्सम प्लास्टर क्या है, ड्राई इंटीरियर एरिया के लिए है, ना कि डैम्प एरिया के लिए है। फास्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस और प्रीमियम फिनिश देता है। और सीमेंट प्लास्टर क्या है, वेट एरिया, ड्राई एरिया, इंटीरियर वॉल, एक्सटीरियर वॉल, हर जगह आप इसमें कर सकते हैं, और लॉन्ग टाइम ड्यूरेबिलिटी देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। अगर हम लोग कभी भी जिप्सम प्लास्टर करवाए तो क्या क्या पॉइंट ध्यान देनी चाहिए, उसका चेकलिस्ट है हम तैयार किए हैं, तो आप देख सकते हैं, अपना अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं।
कंस्ट्रक्शन ड्राइंग एंड जीएफसी अप्रूवल, जो भी काम आप करेंगे वो उसका जो भी ड्राइंग है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, जीएफसी होनी चाहिए, जिसमें प्रॉपरली मेंशन होंगे तो जिप्सम प्लास्टर का थिकनेस कितनी रहेगी, कहाँ जिप्सम प्लास्टर होनी है, कौन से एरिया में सीमेंट प्लास्टर होनी है, और उसमें कुछ बॉन्डिंग एजेंट का जरूरत है या नहीं है। नेक्स्ट है अपना मेटेरियल अवेलेबिलिटी और टूल्स वेरिफिकेशन। जो भी हम लोग का नेसेसरी टूल्स हैं जिप्सम वर्क करने के लिए वो हर वर्किंग कंडीशन में एट साइट होनी चाहिए। मेटेरियल अवेलेबिलिटी मतलब जिप्सम बैग अवेलेबिलिटी और वाटर का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम लोग को काम करने के टाइम पे लेबर आइडियल ना आ जाए। आप फोटो में देख सकते हैं टूल्स का फोटोज। नेक्स्ट है मटेरियल डिस्क्रिप्शन। इसमें दो टाइप से मटेरियल लगते हैं, एक है जिप्सम बैग और दूसरी है वाटर। जिप्सम बैग कैसे हम लोग चेक करेंगे, जो भी हम लोग जिप्सम बैग है वो अप्रूव मेक की होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ग्रेड होनी चाहिए, सूखी ना खुली हुई सेल्फ लाइफ विथ इन सेल्फ लाइफ होनी चाहिए, जिसमें लम्स और मॉइस्चर का साइन नहीं रहेंगे, और बॉन्डिंग एजेंट अगर इस्तेमाल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर वो बॉन्डिंग एजेंट सुइटेबल है या नहीं वो चेक करनी होती है। और जो भी पानी इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे वो पोर्टेबल वाटर होनी चाहिए एज पर IS 456 के हिसाब से। ओके। मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टैकिंग रिक्वायरमेंट। स्टैक करने का तरीका जैसे कि सीमेंट का करते हैं हम लोग उस टाइप से करनी होती है, जैसे कि सूखी और लेवल सरफेस का ऊपर मिनिमम 6 इंच का क्लियरेंस, चाहे दीवार साइड हो चाहे ग्राउंड साइड ग्राउंड लेवल हो ग्राउंड सरफेस हो, तो बोथ साइड से 6 इंच का दूरियां होनी चाहिए मिनिमम, और जिसके ऊपर तारपोलिन से ढका हुआ होनी चाहिए। हम आपको दो फोटो दिखाने का कोशिश किए वो दो फोटो में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन मतलब क्या है कि चाहे ब्रिक वर्क हो ब्लॉक वर्क हो आरसी सरफेस हो कंप्लीटली क्यूर होना चाहिए, उसका जो भी प्रोसेस है वो सब कुछ कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिसमें नीट एंड क्लीन रहेगा, ऑयल फ्री ग्रीस फ्री रहेंगे, कोई भी मोटर प्रोजेक्शंस और हनीकम नहीं होनी चाहिए। अगर चिजलिंग किया गया तो चिकन में से या फाइबर में से उसको प्रॉपरली पैक होनी चाहिए। और हम लोग जब भी काम स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे हल्का सा पानी दे के भिगा लेंगे, ना कि फ्री वाटर पानी, थोड़ा सा स्प्रिंकलिंग वाला पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि पेस्ट में जो वाटर है वो सोख ना ले अपना ब्रिक वर्क हो ब्रिक सरफेस हो ब्रॉक सरफेस हो या आरसी सरफेस हो। अभी अपना अकॉर्डिंग अगर रिकमेंडेशन अगर मानेंगे तो बॉन्डिंग इंजन इस्तेमाल कीजिए ताकि हैकिंग और चिपिंग को हम लोग इम्प्रूव कर सके। हैकिंग और चिपिंग अगर हम लोग करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग जो स्ट्रक्चरल फेस है उसको हम लोग हानि पहुंचाते हैं, उसको हम लोग डैमेज करते हैं। तो उसी से बचने के लिए अभी का टाइम पे बॉन्डिंग एजेंट एजेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ऊपर वाला फोटो में देख सकते हैं जिसमें हम लोगों को स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी मिलता है और टाइम सेव होता है, और स्ट्रक्चरल जो वीकनेस है उसको रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है बुल मार्किंग और लेवल पैड या ठिया सेटिंग गाइड। ये क्या है, जैसे कि हम लोग जैसे कि लेवल स्क्रीड हम लोग इसलिए करते हैं, हम लोग जब भी दीवार बनाते हैं वो दीवार में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑन्डुलेशन हो ही जाता है। तो उस ऑन्डुलेशन को कम करने के लिए हम लोग एक लेवल स्क्रीड बनाते हैं, और उस लेवल क्रीड का जो थिकनेस देते हैं वही थिकनेस हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हम लोगों का जो रूम है वो काट कोना में रहे विद इन राइट एंगल में रहे और एक ही लेवल पे रहे। अगर कहीं पे कम ज्यादा है अंडुलेशन है वॉल में तो वो प्लास्टर का अंदर ही छुप जाए, ना कि बाहर आ जाए अकॉर्डिंग टू साइट में। जो भी देखते हैं इसको कैसे प्रोसेस करते हैं हम आपको दिखा रहे हैं एक फोटो। फोटो जो आप देख सकते हैं राइट साइड वाला फोटो वहां पे देखिए क्या है। पहले हम लोग एक लाइन बराबर हम लोग एक धागा डालते हैं, फिर दूसरी डायरेक्शन वाइज धागा डालते हैं, फिर हम लोग एक साइड से 4 मीटर एक साइड से 3 मीटर का दूरियां ले लेते हैं, धागा में मार्क कर लेते हैं और उसको 5 मीटर में उसको जोड़ देते हैं। इस हिसाब से आपको राइट एंगल बनाना होता है, और राइट एंगल होने के बाद आपको जो भी डिस्टेंस मिलेगा वहां से यूनिफॉर्म डिस्टेंस लेना है और उसमें आपको ठिया लगा देना है, और उसी ठिया बराबर आपको मटेरियल पैक करनी रहती है, जिसका इंटरवल रहता है 1.5 से 2 मीटर वर्टिकल वाइज रहते हैं और अप्रोक्सीमेटली 50 वाइड में रहते हैं। ओके। नेक्स्ट है एमईपी क्लियरेंस और अदर वर्क क्लियरेंस। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वर्क हो एम्बेडेड वर्क हो फुली कंप्लीट होना चाहिए, उस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेने ताकि बाद में कुछ तोड़ फोड़ ना हो रीवर्क ना हो अपना स्ट्रक्चर और सरफेस में डैमेज ना हो।
मोटर एप्लीकेशन क्या है, जो भी हम लोग पेस्ट बनाएंगे उसी मैन्युफैक्चरर का जो भी रिकमेंडेशन है उसी का हिसाब से पेस्ट बनानी है, जो कंप्लाई करता है एज पर IS 2547। जैसे कि हम आपको दिखाने की कोशिश किए हैं, कोई भी मेटीरियल, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है वो वाटर डिमांड उतना ही करता है, उसका जो भी बैग पैकिंग है उसकी 50 to 70%। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, अगर हम लोग एक भाग वाटर ले रहे हैं तो उसका 1.5 भाग पाउडर लेनी है। मतलब यहाँ पे 50% वाटर ऐड करनी होती है पाउडर में। ब्रांड वाइज या मैन्युफैक्चर वाइज वो वैरी होता है, वो आपको मैन्युफैक्चर का स्पेसिफिकेशन रीड करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पानी ऐड करनी रहती है। थिकनेस का अगर हम लोग बोले या चेक करें तो थिकनेस प्लास्टर इन जनरल 6 से 8 में होते हैं, वॉल प्लास्टर के केस में 6 से 10 में होते हैं, और एक्सटर्नल प्लास्टर हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं जिप्सम प्लास्टर केस में। थिकनेस एज पर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड होते हैं, जो अब 6 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm होते हैं। यूजिंग टाइम मतलब पॉट लाइफ, बेसिकली जो पॉट लाइफ है वो 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर रहते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर वाइज वैरी होता है। एज पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको कंज्यूम कर लेनी है जो भी मटेरियल आप बनाएंगे। मिक्सिंग मेथड सभी का सेम होता है, जो भी इलेक्ट्रिकली स्टीरर हो या बाई हैंड हो या मैकेनिकली स्टीरर हो, जो 4 से 5 मिनट उसको कंटिन्यूअसली स्टीर करना रहता है, और जिसमें होमोजेनियस लामस्फेरिक पेस्ट बन जाता है। मेजरमेंट एक्यूरेसी क्या है, मेजरमेंट एक्यूरेसी में हम लोग को थोड़ा ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे हम क्लियरली लिखे हैं, ऐड बैग इनटू वाटर इन ए क्लीन बकेट, नॉट वाइस वर्सा। मतलब ये है, जो भी पैकेट हो या बैग हो उसको क्लीन बकेट में पानी में ऐड करना है, ना कि पाउडर पाउडर में पानी ऐड करना है। हम लोगों को क्या करनी है, जो भी हम लोगों को प्रोपोर्शनिंग है, मैन्युफैक्चरर जितना भी प्रोपोर्शन में डालने के लिए बताई है उतना पानी पहले नाप लेनी है, और उसमें उसमें हम लोगों को पाउडर को ऐड करनी है ताकि पेस्ट बने। ऐसा नहीं होनी चाहिए जैसे कि सूखा पाउडर में पानी ऐड करें, इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम क्लियरली मेंशन किए कि बैग को पानी में ऐड करनी है, पहले पानी को तोल लेनी है, नाप लेनी है, और उसी पानी में आपको पाउडर को ऐड करनी है। नेक्स्ट है वायर मेश और फाइबर मेश। फाइबर मेश या वायर मेश, जो भी आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें आपको कंडक्टिंग और चेसिंग के ऊपर कर ले, ताकि हम लोग को क्रैक ना मिले। और इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड रहेंगे तो उसमें पैकिंग कर लेनी जरूरी होती है, नहीं तो अगर वो बंद हो जाएगा तो फिर आपको फिर से लेबर से निकलना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रिक बॉक्स भी तोड़ फोड़ हो सकता है। जो भी हम लोग काम करेंगे, जिस दीवार पे काम करेंगे उसी दीवार पे तारपुलिन सील लगा लेंगे, तो फिर अपना फ्लोर भी साफ रहेंगे और मेटल वेस्टेज भी कम होंगे, और लेबर भी आसानी से इसको साफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोटो हम दिखाए हैं, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाला फोटो देखें, तारपुलिन सीट हम लोग कैसे लगाते हैं, थर्मोकोल पैकिंग कैसे करते हैं, फाइबर मेश कौन सी है, चिकन मेश कौन सी है, फाइबर मेश का जंक्शन हम लोग कैसे भरते हैं, कैसे हम लोगों को वायर मेश लगाया जाता है, आप देख सकते हैं फोटो में। स्टार्ट फॉर प्लास्टर एप्लीकेशन। प्लास्टर एप्लीकेशन का मेन कंसर्न ये है, जो भी हम लोग को जिप्सम प्लास्टर करनी होती है वो बॉटम टू टॉप होती है, मतलब नीचे से ऊपर तक जाते हैं, ना कि ऊपर से नीचे तक। हम लोग को हर टाइम नीचे से ऊपर तक लगानी होती है या लेवल करनी होती है, जिसमें जो फंटी है वो 45 डिग्री एंगल में होता है, और जो भी हम लोग को सीलिंग प्लास्टर है वो पहले कर लेनी होती है, ताकि हम लोगों को रिवर्क ना करना पड़े। एक्चुअली कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस है वो आपको सब पता ही होंगे। टर्मिनेशन और फिनिशिंग प्लास्टर कैसे है, टर्मिनेशन जब भी एक दिन में हम लोग जितना भी काम करेंगे उसको जब टर्मिनेट करेंगे वो स्ट्रेट वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों में करनी है, और बहुत क्लीन एंड शार्प फिनिशिंग देनी है, ताकि हम लोग नेक्स्ट डे जब काम करें तब अनड्यूलेशन और इम्प्रॉपर बॉन्डिंग ना बने। नेक्स्ट है क्वालिटी चेक्स। जब भी हम लोग का काम हो जाता है उस टाइम में हम लोग को क्वालिटी चेक करनी होती है। क्या क्या क्वालिटी चेक करनी होती है, जैसे कि वर्टिकलिटी चेक करनी, रेक्टेंगुलरिटी चेक करनी, अनड्यूलेशन चेक करनी, थिकनेस चेक करनी, कुछ क्रैक्स, हॉलो पॉकेट्स, पोर बॉन्डिंग, डैम्पनेस, सीलिंग सैगिंग, अगर कुछ है इस टाइप से तो आपको देखनी होती है, पूरा चेक करनी होती है। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसमें फिर से रिवर्क करना होता है, इसलिए क्वालिटी चेक करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि वर्टिकलिटी चेक हम लोग स्पीड लेवल से कर सकते हैं,
अनड्यूरेशन चेक हम लोग फांटी से कर सकते हैं, या कुछ स्ट्रॉन्ग लाइट जैसे कि हैलोजन लाइट अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे अगर शैडो आएंगे तो दिख जाएंगे कि वहां पे अनड्यूरेशन है। रेक्टेंगुलर चेक के लिए हम लोग राइट एंगल स्केल इस्तेमाल करते हैं, थिकनेस के लिए मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी क्रैक हो तो उसको रिपेयर करना जरूरी होता है, कुछ डैम्पनेस अगर है तो उसको रिपेयर करना होता है। अगर कोई कॉर्नर बनाना अगर टूट गया है तो कॉर्नर को हम लोग देख सकते हैं कि राइट साइड वाला फोटो में हम लोग कॉर्नर कैसे बनाते हैं, इनसाइड कॉर्नर हो चाहे आउटसाइड कॉर्नर हो, तो उसको हम लोग कैसे कॉर्नर बनाते हैं उसका एक इक्विपमेंट है, उसके जरिए हम लोग बनवाते हैं। नेक्स्ट है क्यूरिंग। क्यूरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन जिप्सम प्लास्टर, मतलब स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वाटर क्यूरिंग, कोई भी टाइप के स्प्रिंकलिंग वाटर, वेटिंग नहीं करनी होती है एप्लीके कोई भी सरफेस को, या कोई भी क्यूरिंग कंपाउंड भी ऐड करनी नहीं होती है। ये रेडी फॉर पेंट होता है, 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग पेंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर वैरी होता है, आपको वो चेक कर लेनी है। सेफ्टी पॉइंट, जब भी हम लोग काम करवाए तो स्कैफोल्डिंग की बहुत अच्छे से ध्यान देनी है ताकि अपना लेबर जो है सुरक्षित काम कर सके या क्वालिटी मेंटेन कर सके, और प्रॉपर पीपी पहना हुआ होना ही चाहिए ताकि जो भी जिप्सम में काम करे तो उस टाइम पे उसका स्किन कांटेक्ट और डस्ट इनहेलेशन प्रिवेंट के लिए वो पीपीज इस्तेमाल करे, और जो इन जनरल पीपीज है, हेलमेट्स, जैकेट्स, शूज, सनग्लासेस, सॉरी, गॉगल्स, हैंड ग्लव्स, मास्क, ये सब होनी चाहिए। ओके, कुछ रिलेवेंट आईएस कोड है, आपको हम दिखाने की कोशिश किए हैं, आप इसी आईएस कोड को रीड कर सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि कैसे इसका मटेरियल का क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, कैसे इसका मटेरियल बनाया जाता है, कैसे इसका चेक्स होता है, क्या क्या टेस्ट होनी चाहिए, तो आपको सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। आप इस आईएस कोड से देख सकते हैं, जैसे कि IS 2547 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों है। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो में इतना ही है, हम आपको दिखाने का कोशिश किए कि किस टाइप से आपको चेकलिस्ट में ध्यान देनी है, किस टाइप से मटेरियल बनानी है। अगर इसमें कुछ करेक्शन रहे, त्रुटि रहे, गलत हो तो मुझे बताइए, हम उसको ऐड कर लेंगे और अपना जो त्रुटि है उसको सुधर लेंगे, और आगे भी जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो सही सलामत आपको दे सके। ओके, धन्यवाद।